जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं पर्टिकुलर सीरीज़ जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस की, और ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो आपके अपकमिंग यूपीएससी के एग्ज़ाम्स और अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो उसको हम यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका था मैं, तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कौन सा अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर आज सेकंड पार्ट का इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल आर अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट के लिए अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखनी है कि अमेंडमेंट आता है थ्रू द आर्टिकल 368। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं जिसके अंदर बेसिकली मैं बात करूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है सिंपल मेजोरिटी के तहत। अब ये मेजोरिटी जो है दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगह से विद सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होंगे। ये प्रोविज़न जैसे इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इस्टेब्लिश करना है, एडमिशन करना है किसी स्टेट को, या इस्टेब्लिश करना है एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। ठीक है, नए राज्य का गठन करना है। ठीक है, उसके लिए आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए भी क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अल्टर करना है उसकी बाउंड्रीज को, ठीक है, उसमें चाहिए होगा आपको। और अगर जो किसी भी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे खत्म करना है, अगर जो अबॉलिश करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी आपको देखने को चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ केसेस होते हैं। अगर जो अब इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये शेड्यूल्स दिए गए हैं 4, तो इन चारों में से कौन से वो शेड्यूल हैं या कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पड़ती है यहाँ पर सेकंड शेड्यूल के अंदर। अब देखिए सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है इनॉल्वमेंट्स के बारे में, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, किसके, ये सारी चीज़ें किन को मिल रही हैं, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर एंड जजेस। ठीक है, इन सभी के जो अलाउंसेस होंगे या इनके जो बेसिकली प्रिविलेजेस होंगे, उसमें अगर जो कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जो सैलरीज हैं या अलाउंसेस हैं बेसिकली किसकी, एमपीज़ के सैलरीज और अलाउंसेस, उन पे भी अगर जो कुछ मॉडिफिकेशन करना है या अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। साथ साथ अगर जो हम बात करें रूल ऑफ प्रोसीजर्स की, रूल ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, अगर जो इंग्लिश लैंग्वेज में काम हो रहा है, अगर जो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं कि हिंदी में हो या किसी और लोकल लैंग्वेज में अगर जो उसके काम किए जाएं, तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सिटीजन एक्विजिशन या टर्मिनेशन, ये सब चीज़ें आती हैं बेसिकली इधर सेकंड शेड्यूल के रिलेटेड, आपकी सिंपल मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ और कौन सा आर्टिकल है, आई मीन शेड्यूल है यहाँ पर, इसके साथ साथ जो शेड्यूल है वो है एक तो फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ भी अगर जो मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, ये तो फिफ्थ हो गया है ना, तो ये दो चीज़ें चाहिए, दो के लिए। यहाँ पर फोर्थ और सेवन्थ ये नहीं होंगे, सिर्फ 1 और 3 रहेगा। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन बनेगा डी करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और रिड्यूस द वोटिंग एज। बिल्कुल, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अंदर अगर जो वोटिंग एज बढ़ानी है या घटानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और आपको ढूंढना क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, आपको पता होगा 61st अमेंडमेंट। ठीक है, 61st अमेंडमेंट के तहत ही जो एज है वो 21 ईयर्स से रिड्यूस करके
कहाँ तक कर दी गई थी, 18 ईयर्स तक कर दी गई थी, ठीक है, वोटिंग एज। अब सेकंड स्टेटमेंट में है आरपीए, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये स्पेसिफाई करता है क्वालिफिकेशन या फिर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। देखिए आरपीए 1950 नहीं, ये आरपीए 1951 है, 1951 ये स्पेसिफाई करेगा क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस की, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आरपीए 1950 है, ये क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है अलोकेशंस ऑफ सीट्स को, अलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में ये बात करता है। और बेसिकली क्या कहा जाए तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिस्कशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आरपीए 1950 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग हु आर इलेक्टेड बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनमें से कौन सा व्यक्ति है या कौन से वो लोग हैं जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। भारतीय संविधान जब बना था उस टाइम पर हमने क्या अडॉप्ट किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने अडॉप्ट किया था। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये ऐसा हुआ कि जैसे 10 लाख की कोई पॉपुलेशन है, सपोज 10 लाख की पॉपुलेशन किसी एरिया में रहती है, तो उनमें से एक व्यक्ति एज अ एमपी चुनकर आएगा या एमएलए चुनकर आएगा, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया है ये चेंज होता रहेगा इन फ्यूचर, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मतलब 10 लाख लोगों का नेतृत्व जो है वो एक व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा के केस में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली देखते हैं अगर जो मोस्टली, ठीक। बट यहाँ पर लोकसभा के अंदर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो मेंबर ऑफ राज्यसभा में ये चीज़ एप्लीकेबल है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए ये अगर जो पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस है तो ये जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर आपका ये अपर हाउस है। तो जो रूल ऑफ प्रोसीजर यहाँ पर लगेगा वही सिमिलर रूल ऑफ प्रोसीजर आपका कहाँ लगेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अब डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है इसका चुनाव, इस व्यक्ति का चुनाव, जो ये पद है इसका चुनाव जो है वो होता है जब फर्स्ट सिटिंग होती है किसकी, लोकसभा की, आफ्टर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली सिटिंग होगी उसमें स्पीकर का चुनाव होता है। और स्पीकर का जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद एक डेट दी जाती है जब उस टाइम पर जो डिप्टी स्पीकर है उसका चुनाव किया जाता है। तो इसका जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं लगता है। तो 1 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और डिप्टी स्पीकर का भी टर्म पीरियड जो है वो कितना होता है, 5 ईयर्स का रहता है, ठीक है। और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये रिज़ाइन अगर जो करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन देते हैं अपने स्पीकर को ये रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। और अगर जो स्पीकर रिज़ाइन करता है तो वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन अपना देते हैं। तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें मिला है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जीएसटी काउंसिल से संबंधित ये स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में कहा गया है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये गलत है। दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस वजह से है क्योंकि ये बनी थी रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन और द स्टेट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, इसमें दोनों का बेसिकली एक रिकमेंडेशन देखने को मिलता है इस काउंसिल के अंदर। और जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन वो कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो बेसिकली यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं। और जो अदर मेंबर्स हैं जो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर,
ठीक है, या फिर मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस या मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज इन फाइनेंस जो भी है पद, तो वो सब लोग यहाँ पर क्या होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में है इन द काउंसिल वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। बिल्कुल, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है आपकी। ठीक है, जब यहाँ पर जब काउंसिल है, कोई निर्णय लेना है, तो जो वोटिंग होगी, तो वोटिंग में 1/3 ऑफ मेजोरिटी जो है वो किसके पास रहती है, यूनियन के पास रहती है या फिर सेंटर के पास रहती है, और 2/3 ऑफ मेजोरिटी जो है वो रहती है स्टेट्स के पास में। ठीक है, ये भी चीज़ आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने अभी आपको बताया था, तो वो इसकी चेयरपर्सन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो 1 और 3 हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन विद रिगार्ड टू इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट कैन बी क्लासिफाइड एज। संसद के चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्यों को वर्गीकृत किया गया है किन किन तरीकों से। अब देखिए, इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या होता है कि ये डिटरमाइन किया जाएगा कि टेरिटोरियल एरिया क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। मतलब सपोज कर लीजिए दिल्ली की मैं बात करूं, तो दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर जो साउथ दिल्ली है, तो साउथ दिल्ली का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा। ठीक है, और उसी तरीके से अदर स्टेट्स में या फिर नॉर्थ दिल्ली का कहाँ से कहाँ तक रहेगा एरिया, साउथ हो गया, सेंट्रल दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक, मतलब इस तरीके से डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा कि, और ये चीज़ें किसके बेसिस पे होंगी, ये होंगी ऑन द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर ये चीज़ें करी जाएंगी। ठीक है, टेरिटोरियल एरियाज को डिफाइन करना बेसिकली फॉर द इलेक्टोरल और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। ठीक है, पूरे देश के अंदर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ पर रहेगी, देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सेकंड है एडवाइजरी। जब देखिए, ये तो एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके साथ साथ एक और एडमिनिस्ट्रेटिव आता है कि वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। कौन, इलेक्शन कमीशन करता है प्रिपेयर करेगा, या फिर कह लीजिए रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो भी इलेक्टोरल लिस्ट है, जिसमें अगर जो कोई वहाँ पर नहीं है, कहीं चला गया है, तो उसका नाम कटेगा। कुछ लोग जो नए लोग या नए जो युवा हैं जो 18 साल के ऊपर के हो गए हैं, उनको वो ऐड किया जाएगा लिस्ट के अंदर। तो एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर को भी यहाँ पर वेरीफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। एडवाइजरी की जब हम बात करते हैं, तो एडवाइजरी फंक्शंस के अंदर आता है कि ये अपना डेट्स, या फिर आप कह लीजिए नोटिफिकेशन और बेसिकली शेड्यूल्स देता है कि भाई इस डेट में इस टाइम पर इलेक्शन करवाए जाएंगे। ठीक है, और उन शेड्यूल्स को स्क्रूटनाइज करेगा थ्रू द नॉर्मल पेपर वर्क से। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक पावर और आती है क्वाशी जुडिशियल पावर। अब क्वाशी जुडिशियल पावर का मतलब ये हो गया कि ये अपॉइंट करेगा ऐसे ऑफिसर्स को जो किसी भी इलेक्टोरल मैनेजमेंट, मतलब जो भी इलेक्टोरल मैनेजमेंट चल रहा है वहाँ पर अगर जो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो ऑफिसर है, ठीक है, वो उस चीज़ों को निपटा सकता है, मतलब उसकी सुनवाई वो कर सकता है। ठीक है, और अगर जो कोई डिस्प्यूट बहुत मतलब बड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या इलेक्शन सिंबल्स को लेकर है, तो उसके लिए वो कोर्ट जो है वो यहाँ पर सेटलमेंट चीज़ों को कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर क्वासी जुडिशियल जो है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर तीनों पावर्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज रिलेटेड विद द CAG। सो CAG, ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं CAG की, तो CAG की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। उनकी सैलरीज और जो उनकी सर्विसेज हैं, कंडीशंस हैं, वो डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, ये डिटरमाइन की जाती हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। हालांकि वो अपॉइंट जो है उनको प्रेसिडेंट करते हैं, बट जो भी उनको सर्विसेज मिलेंगी या सुविधाएं मिलेंगी वो कौन डिसाइड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और इनकी जो सैलरीज है, CAG की जो सैलरीज और जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर। ठीक है,
तो ये चीज़ आपकी गलत हो गई, हमें ढूंढना है करेक्ट। ही कैन बी रिमूव्ड बाई अ स्पेशल मेजोरिटी वोट बाई बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, इनको जब अगर जो सीएजी को उसके पद से हटाना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 की मेजोरिटी आपको यहाँ पर चाहिए होगी, प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी की जब हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट पूछा गया है। द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंक्लूड्स सीआईसी कैरीज द सेम स्टेटस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनका जो पद है वो स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो इसकी जो नियुक्ति है वो बेसिकली प्रेसिडेंट तो करते हैं, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं सीआईसी की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक कमेटी बनेगी जिसके अंदर चेयरपर्सन होंगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, प्लस यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, प्लस यहाँ पर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 लोगों की कमेटी होती है जो नॉमिनेट की जाती है, बेसिकली आई मीन जो सजेस्ट करती है व्यक्ति को कि भाई उसको हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहला तो करेक्ट है। द इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड कमिटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेव और इनकैपेबिलिटी आफ्टर द इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब देखिए जो व्यक्ति एक चीज़ होती है कि मतलब जो व्यक्ति आपको अपॉइंट कर रहा है वही हटा सकता है आपको उससे पद से, या फिर उसका हायर ऑफिसर हटा सकता है, हायर व्यक्ति। जब प्रेसिडेंट है ने अपॉइंट किया है तो हटाने का जो अधिकार है वो भी प्रेसिडेंट के पास ही रहता है, बट उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी चेक करेगा कि भाई जो भी एलिगेशंस लगे हैं उस व्यक्ति के ऊपर तो वो सच है या नहीं है, तो उसके बाद उसको हटाया जा सकता है। ये भी करेक्ट है आपका। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर अ कमिटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो ये कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ नहीं होता है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होगा हेड करने वाला। ठीक है, जो कंप्लेंट्स को अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट ही आपका गलत है, तो सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सबसे पहले तो। ठीक है, दिस इज देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है दिस इज नॉट नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी, ये गलत है आपका। पहली बात तो ये एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई सेकंड स्टेटमेंट की। ठीक, अब ये इसको स्टैट्यूटरी का स्टेटस जो है वो 2003 में मिला था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर अगर जो मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है थ्रू द संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए रहती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 2 अदर कमिश्नर्स। तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है ये नॉट मोर देन 2-3 मेंबर बॉडी है एक तरीके से, तो ये भी करेक्ट है आपका। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एनी कैबिनेट मिनिस्टर होगा, नहीं देखिए एनी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा यहाँ पर, लीडर ऑफ अपोजिशन तो रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे यहाँ पर, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे, उस कैबिनेट मिनिस्टर थे वहाँ पर कहाँ पर, जब हम सीआईसी की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीवीसी की। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर, पीएम एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन ये कमेटी के मेंबर होंगे। इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। तो आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट। ठीक है, तो 2 और 4 ये दोनों गलत हैं, है ना, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द
just a minute. Okay, about the ये देखिए हिंदी में देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा मिस दिख रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग, ओके, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में ही पूछा गया है। तो देखिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पहली स्टेटमेंट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं, देखिए ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? बिकॉज इसका जो स्थापना हुआ है वो हुआ है ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के तहत, नोटिफिकेशन के तहत, ठीक है, जो कि आता है आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो आपकी गलत हो गई, बाकी आपको करेक्ट ढूंढनी है। तो इट entertains complaints and appeal pertaining to the office financial institution under the central or union territories, ये बिल्कुल करेक्ट है। members of commission are appointed by the president on the recommendation of the committee, prime minister, leader of opposition and a union cabinet minister, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये भी करेक्ट है। देयर आर द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। तो 234 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिनोट्स द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रैंक एंड प्रेफरेंस। देखिए रैंक और प्रेफरेंस की बात करें तो इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा नाम किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं गवर्नर्स का नाम, गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, फिर इसके बाद आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद नाम आता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वैसे ये पद एक दो बार ही लगा है, उसके बाद ये नहीं लगा है, बट ठीक है, ये हो गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देन आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आफ्टर दैट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा के बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर, बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम आता है, ठीक। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद आता है चीफ मिनिस्टर्स का नाम, और चीफ मिनिस्टर के बाद आता है यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्मर पीएम्स का नाम आएगा लास्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको जब हम लगाएंगे तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसके लिए आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओके, ठीक है। तो द इलेक्शन मैनिफेस्टो शुड बी कॉन्सोनेंस विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल चुनाव घोषणा पत्र आचार संहिता के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। अभी रिसेंटली दिल्ली में होने वाले हैं इलेक्शन, जिस टाइम पर ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन शुड बी ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एंड फिस्कल बर्डन ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय द मैनिफेस्टो टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। सेकंड, किसमें कहा गया है, घोषणा पत्र में पारदर्शिता लाने के लिए घोषणा पत्र में किए गए वादों के वित्तीय निहितार्थ और राजकोषीय बोझ को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हैव पावर टू डिसाइड इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट नल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन इवन आफ्टर द इलेक्शन प्रोसेस इज ओवर। देखिए ये अधिकार जो है इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं होता, ये पावर जो होती है ये होती है स्टेट की कंसर्न हाई कोर्ट की, ठीक है। अब देखिए अगर जो मैं बात करूं कि असेंबलीज की जब इलेक्शन हो रहे हैं तब तो रहेगा ही, बट यहाँ पर अगर जो एमपी का भी इलेक्शन है तो उस केस में भी अगर जो उस कैंडिडेट का इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड करना है तो भी वो हाई कोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। तो करेक्ट आपसे पूछा था 1-2 है, दैट मीन्स ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRSC। देखो DRSC की बात करें तो जितने भी बिल हैं DRSC के अंदर वो ऑल द बिल्स इन द पार्लियामेंट आर प्रेफर्ड टू दिस कमेटी, नहीं ऐसा नहीं है, ऑल बिल्स आर नॉट प्रेफर्ड और रेफर्ड टू दिस पर्टिकुलर कमेटी। जैसे अगर जी हम बात करें तो GST जो बिल था, GST बिल
वो इसके पास नहीं गया था फॉर द रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये गलत है आपका, आपको इनकरेक्ट ही ढूंढने हैं। रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग, देखिए रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग रहेगा यहाँ पर। रिकमेंडेशन जो है इस कमेटी की वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। नो आउटसाइड एक्सपर्ट ओपिनियन आर टेकन बाय द कमेटी, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइड एक्सपर्ट्स की कमेटी मतलब मेंबर्स का जो है रिकमेंडेशन या सुझाव जो है वो लिया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट में लगभग 17 जो है 17 DRSCs हैं, ठीक है। पहली DRSC जो है फर्स्ट DRSC 1993 में फॉर्म की गई थी, ठीक है। और एट प्रेजेंट उस टाइम पर 17 थी और अब आज की डेट में 24 हैं, प्रेजेंट में 24 हैं। इसके अंदर 21 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से होते हैं। 21 मेंबर्स जो हैं मेंबर्स वो कहाँ से होंगे, लोकसभा से, और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो कमेटी है ये करती क्या है, ये बिल को एग्जामाइन करती है, ठीक है। जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और चीज़ें हैं उनको मिनिस्ट्रीज के पास भेजती है, क्रॉस चेकिंग का काम करती है बेसिकली, ठीक है। और बजट को देखती है कि भाई कितना बजट जो मांगा गया है वो उसके लिए फिट है, सुटेबल है या नहीं है, सब चीज़ों को काम करती है। और उसके बाद अपने बिल का जो रिकमेंडेशंस हैं वो स्पीकर को ये सौंप देते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 324 हमें ध्यान आता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग इलेक्शनल ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर आपका गलत है, आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कि भारत के निर्वाचन चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय करने के लिए चुनाव न्यायाधिकरण की नियुक्ति का अधिकार निहित है, ये गलत है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये अधिकार जो है वो किसके पास रहता है, ये रहता है हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। हाई कोर्ट डज नॉट हैव द डिस्क्रिशन टू कंडक्ट द डिले ऑफ फाइलिंग द इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाई कोर्ट नहीं कह सकता कि भैया ऐसा कुछ है। हाई कोर्ट मतलब या उच्च न्यायालय के पास चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ़ करने का विवेक नहीं है ना। तो ये चीज़ तो आपकी करेक्ट है। इलेक्शन पिटीशन रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर लोकसभा वुड बी फाइल्ड बिफोर द इलेक्शन कमीशन, ये आपका गलत रहेगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग ऑल्सो। तो करेक्ट सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 5th फाइनेंस कमीशन के तहत, ये कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया था, दिस वॉज डिसीजन हैज़ बीन मेड बाय द NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था, जो कि प्लानिंग कमीशन का एक हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है। और 5th फाइनेंस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये बेस्ड है बेसिकली गडगिल फार्मूला पे, गडगिल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 ग्रांट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विच इज़ स्टिल नॉट एनफोर्स्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये एनफोर्स हो चुका है ऑलरेडी, ठीक। नागालैंड इज द लास्ट स्टेट टू हैव द अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नहीं नागालैंड नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर लास्ट स्टेट की जब मैं बात करूँ तो दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर जो रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो केवल करेक्ट एक ही है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर,
ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपने क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, तो भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया, तो उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को वहाँ मिलती है। एंड यहाँ पर की एक बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, एज वेल एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये दोनों जगह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखने को मिलेगा, ना कि प्रेसिडेंशियल में। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल और लोकसभा इन पर्टिकुलर, ये आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। अंडर दिस इफ द सेंसर मोशन इज पास्ड इन लोकसभा ऑल मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। ठीक है, अगर जो सेंसर मोशन, भाई क्यों होगा भाई, इसके तहत अगर जो लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है? नहीं, ये सेंसर मोशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब ये पास होगा तब मिनिस्टर्स जो है वो रिजाइन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। जॉइंट सिटिंग कैन बी कंसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट टू इन केस ऑफ डेडलॉक ऑफ पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए क्या प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न लाते हैं? नहीं, जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 108 के तहत है, और ये सिर्फ बुलाया जाता है सिंपल और बेसिकली ऑर्डिनरी बिल्स के लिए। ऑर्डिनरी बिल्स के लिए ये चीज़ लाई जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत है, आपका गलत पूछा था 134, दैट मीन्स ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर सीट्स का अलोकेशन, उससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स है। तो पहली स्टेटमेंट है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड रीफिक्सिंग ऑफ द रिजर्व सीट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन फिगर ऑफ 2001। देखिए 84th अमेंडमेंट जो 18th अमेंडमेंट 2001 में आता है, जो रिफिक्स करता है सीट्स को बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेंसस नॉट 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये बेसिकली देखने को मिलता है। बट बाद में, ठीक है, बाद में एक 87th अमेंडमेंट भी होता है, 87th अमेंडमेंट जो कि 2003 में होता है। ठीक है, ये इसके अंदर जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो फिक्स किया जाता है 2001 के बेसिस पर। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, आपका करेक्ट ढूंढना है हमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन फॉर चूजिंग द रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं देता है कि चूज़ करें अब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको बात करता है। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं है? तो देखिए, टू वोट इन अ जनरल इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं है कहीं भी। बाकी टू डिफेंड द कंट्री, टू डेवलप ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट इन ऑफ इंक्वायरी, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। तो आपका जो नहीं है दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फुल बजट और वोट ऑन अकाउंट। देखिए, सबसे पहले तो बोथ फुल बजट एंड वोट ऑन अकाउंट डील्स विद द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, नहीं, पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है। देखिए, फुल बजट जो है, फुल बजट आपका बात करता है बोथ, ये दोनों के बारे में बात करेगा, एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू, मतलब कितना खर्चा हुआ और कितना आपने कमाया उसके बारे में। वोट ऑन अकाउंट जो है ये डिस्कस करता है केवल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के खर्चे हैं उन पर जो बात होगी वो वोट ऑन अकाउंट में की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो जाता है आपका। सेकंड है वोट ऑन अकाउंट इज़ नॉर्मली वैलिड फॉर 2 months बट फुल बजट इज़ वैलिड फॉर
वैलिड फॉर 12 मंथ, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। एक्सेप्शंस बतानी है आपको। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16, ठीक है, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है, प्रिस्क्राइब रेसिडेंट विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी और अपॉइंटमेंट्स। ये करेक्ट है आपका। A state may offers concession in fees for education or to its resident as does not violate Article 15, ये भी आपका करेक्ट है। And the right of outsider to enter or reside or settle in a tribal area is restricted, ट्राइबल एरिया में ये आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, ये भी करेक्ट है। तो तीनों पॉइंट्स करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट वन। गॉट इट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का। कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to make laws on any matter enumerated in the state list under the following extraordinary circumstances। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑन स्पेशल रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर अपना रूल बना सकती है। ठीक है, इसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी से उसे पास आउट करना पड़ेगा बेसिकली वहाँ पर। ठीक है, और रेजोल्यूशन जो है वो 1 साल तक रहता है बेसिकली, और उसे रिन्यू करना पड़ेगा बट नंबर ऑफ टाइम्स, और 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रेजोल्यूशन जो है वो पास अच्छा यहाँ पर एक मिसिंग हो गया पॉइंट। ओके एक सेकेंड, एक मिनट यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ बता गया। देखिए स्पेशल रेफरेंस प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन का यहाँ पर कुछ रोल नहीं है बेसिकली। ठीक है, प्रेसिडेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत होगा आपका, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड में क्या है, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा से टू डू दिस इफेक्टिव, ये करेक्ट रहेगा। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नहीं, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर नहीं होता है। नहीं एक मिनट, हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर नहीं होगा। ठीक है, ये केवल आई मीन नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस कंडीशन में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा साथ में, जो मिस हो गया है थोड़ा, जिसमें होगा ओनली टू। ठीक है, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी दोनों क्या है, गलत है। तो इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।